टोटल SC/ST वाले बजट में से केवल 41% ही टारगेटेड स्कीम पर खर्च किया जाता है। फॉरवर्ड क्लास का आदमी उसका मालिक है, वही उसको जोत बो रहा है और वही उसका पूरा बेनिफिट उठा रहा है। SC/ST के लोग ऑन रिकॉर्ड पेपर के साथ साथ फिजिकल जमीन के मालिक भारत में ना के बराबर हैं, जिसका परसेंटेज अगर आप खोजेंगे तो 1.5 से 2% निकलेगा। 48,000 बच्चों में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो SC/ST और OBC के हैं। SC/ST जिनके लिए बनाए उनको कोई सस्ते दर पे लोन ही नहीं दिया, लोन दिया ही नहीं जा रहा। स्टाफ की तनख्वाह मिल पा रही है, ना लोन दिया जा रहा है। एक तरीके से सफेद हाथी बना के खड़े कर दिए, दिखाने को काम कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे इतना कम बजट दिया। अभी बजट सेशन चल रहा है, केंद्र की भाजपा सरकार ने, NDA ने अभी लगभग 58 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है और 58 लाख करोड़ के बजट में से 1,96,400 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एलोकेट किया। 1,41,089 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एलोकेट किया। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों के सारे बजट को हमने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने पाया कि बेसिकली बजट में शेड्यूल्ड कास्ट को लेके या वैसे भी ओवरऑल 3 तरह से की स्कीम्स में बजट खर्च किया जाता है। एक होता है जेनरिक स्कीम्स, जो जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। दूसरा होता है ऑब्सोलीट स्कीम्स, उसका भी डायरेक्ट SC/ST से कोई संबंध नहीं होता। और तीसरा होता है टारगेटेड स्कीम। टारगेटेड स्कीम डायरेक्ट SC/ST से, डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टोटल बजट में से केवल 41%, टोटल SC/ST वाले बजट में से केवल 41% ही टारगेटेड स्कीम पर खर्च किया जाता है जेन्युइनली। लेकिन 42% जनरल स्कीम्स पे खर्च किया जाता है और 17% ऑब्सोल्यूट स्कीम्स पे खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट SC/ST को होना चाहिए, जो डेवलपमेंट के ऊपर उनके खर्च होना चाहिए, वो खर्च नहीं होता। दिखाने को दिखाया जाता है कितना बड़ा बजट SC/ST के लिए एलोकेट किया गया है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माहिर भी है। वो जो करती है, करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है और कहती कुछ और है। उसका सब कुछ ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे केवल मार्केटिंग के लिए ही वो लोग बने हैं। उनका सब कुछ मार्केटिंग से जुड़ा होता है। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो बेहद शर्मनाक है। ज्यादातर जो 2020-21 से और 2024-25 तक जितना बजट SC/ST को दिया वो लगातार डिक्लाइन साइड में है, कंसिस्टेंटली डिक्लाइन है। जो टारगेटेड स्कीम है वो भी बजट पूरा खर्च नहीं किया जाता। हर साल पहले बजट आता है, फिर रिवाइज बजट जब आता है तो उसको फिर कम कर दिया जाता है। सरकार पूरा बजट उनके ऊपर खर्च हो जिस तरह एलोकेट किया गया, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं लगाती। बाद में जाके क्या होता है, बजट सरेंडर होता है। और दुख की तो ये बात है, आपने देखा होगा ये भी 2025-26 के बजट में लगभग 130 करोड़ रुपया नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए एलोकेट किया गया था और उसमें 106 बच्चे सेलेक्ट हुए थे।
दुख की बात यह कि 106 में से केवल 40 बच्चे विदेश में पढ़ने गए हायर एजुकेशन में। 66 बच्चे नहीं जा पाए सिलेक्ट होने के बावजूद। जब उसका कारण खोजा, कारण क्या है, तो उन्होंने फंड का क्रंच बताया कि फंड नहीं है। तो अब सवाल यह है कि एक तरफ जब रिवाइज बजट आता है तो आप बजट को हमेशा कम कर देते हैं और बजट बाद में आप दिखाते हैं पूरा खर्च ही नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ जहां से उस समाज का विकास होना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक अंग्रेजों की मदद से और उससे पहले सियाजीराव गायकवाड़ के द्वारा स्कॉलरशिप देने से, स्कॉलरशिप की मदद से 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब अंग्रेजों से आर्ग्यूमेंट किया, उनको कन्विंस किया कि आप विदेश में SC ST के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, तो उनके बजट की मदद से 25 बच्चे विदेश पढ़ने गए और उनमें से कितने ही बच्चे ऐसे रहे जो भारत में आके जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। उसी विदेश के एजुकेशन का असर है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल ल्यूमिनरीज, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भारत को मिले। तो अगर हम भारत से बाहर विदेश में पढ़ने पर अगर बजट कुछ खर्च करें और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएं, तो निश्चित तौर पर भारत आने के बाद वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन दुख होता है कि 106 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए और 106 में से हम केवल 40 बच्चों को भेज पाते हैं और 66 को ये कह के नहीं भेजने से इनकार कर देते हैं, हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह कि जहां पैसा खर्च होना चाहिए वहां ना खर्च करके, जहां उनका रोल नहीं है वहां बहुत बड़ी मात्रा में SC ST का बजट दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया सब्सिडी के लिए SC ST के बजट में से 14,584.96 करोड़ रुपया यूरिया सब्सिडी के लिए दिया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 6,804.83 करोड़ रुपए दिया गया। टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनसेशन के लिए 2,539.93 करोड़ दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए 2,535.18 करोड़ दिया गया। रोड वर्क्स के लिए 10,150 करोड़ रुपए दिया गया। जबकि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लैंडलेस हैं, वो खेत की जमीन के मालिक नहीं है और अगर पेपर पे कहीं जमीन उनके नाम दिखती भी है तो वो बेसिकली बेनामी, कोई ना कोई उसका पर मालिक, कोई फॉरवर्ड क्लास का आदमी उसका मालिक है, वही उसको जोत बो रहा है और वही उसका पूरा बेनिफिट उठा रहा है। SC ST के लोग ऑन रिकॉर्ड पेपर के साथ साथ फिजिकल जमीन के मालिक भारत में ना के बराबर हैं, जिसका परसेंटेज अगर आप खोजेंगे तो 1.5 से 2% निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली कितना बड़ा बजट उनके जो दिखा तो उनके पास दिया कि उनके ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है वो यूरिया सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में, रोड वर्क्स में। इस तरीके से हमारी एक एकदम क्लियर डिमांड है कि इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान के ऊपर एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, क्योंकि ये फंड नॉन डाइवर्टेबल, नॉन लैप्सेबल ये बजट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सालों से ये डाइवर्ट हो रहा है, सालों से ये डाइवर्ट करके दूसरी चीजों में लगा दिया जाता है पैसे को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। तेलंगाना के अंदर, आंध्रा तेलंगाना जब यूनाइटेड था तब बना, तेलंगाना के अंदर है, आंध्रा के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, वहां लेजिस्लेशन है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड पे, ट्राइबल सब प्लान फंड के ऊपर लेजिस्लेशन है। हमारी केंद्र से एक रिक्वेस्ट है कि आप सेंट्रल लेजिस्लेशन एक लेके आए, जिससे कि SC ST का बजट डाइवर्ट ना किया जा सके, वो लैप्स ना हो सके, और उनके ऊपर टारगेटेड स्कीम पे ज़्यादा बजट दिया जाए ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें।
अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में 48,000 बच्चों ने हायर एजुकेशन में सुसाइड किया। 48,000 बच्चों में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो SC ST और OBC के हैं। हमने इसके ऊपर अपने लेवल पे सर्वे किया, रिसर्च किया कि ये बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो पता लगा कि बहुत बड़ी मात्रा में तो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और जो सुसाइड हो रहे हैं वो 2 कारण से हो रहे हैं। एक कारण तो ये कि उनको कास्ट रिमार्क्स बोले जाते हैं, उनको डिमोरलाइज किया जाता है, उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरनल एग्जाम में नंबर कम किए जाते हैं, इंटेंशनली उनको फेल कर दिया जाता है, जिससे वो बच्चे डिमोरलाइज होते हैं। तो या तो पढ़ाई छोड़ते हैं या सुसाइड करते हैं। आपने वो केस आपको याद होगा, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में 25 बच्चों को कई साल लगातार फेल किया गया। फिर संसद में वो आवाज उठी, सुप्रीम कोर्ट गए बच्चे, कोर्ट के डायरेक्शन पे उनकी कॉपियां बाहर जांची गई, वो 25 के 25 बच्चे पास हो गए। एक आदिवासी बच्चा टॉपर था IIT एम्स में, उस बच्चे को फेल कर दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसकी कॉपी बाहर जांच की गई, ही वॉज द टॉपर ऑफ दैट बैच। इस तरीके से डिमोरलाइज किया जाता है। और दूसरा कारण आत्महत्या का या ड्रॉप आउट का, दूसरा बहुत बड़ा कारण यह है कि हायर एजुकेशन के खर्च को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर NLU से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करना हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन लेना हो, या मैनेजमेंट कॉलेज में लेना हो, तो पहले तो उसको एंट्रेंस के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग के ऊपर उसको 2 से 4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा काबिल है, सक्षम है, एंट्रेंस एग्जाम पास करता है, अब उसको एडमिशन होना है। तो ज़्यादातर सरकारी लॉ कॉलेज, NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली सरकार का नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ या NITs, इनके फीस का शेड्यूल अगर हम चेक करेंगे, अब अभी गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, तो 5 साल की लॉ की डिग्री करने के लिए लगभग 25 लाख रुपया चाहिए, 3.25 लाख, 3,71,000 के करीब तो केवल फीस है। हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी खर्चे अलग हैं। तो नियर अबाउट 5 लाख रुपया 1 साल का खर्चा, और 5 साल की लॉ की डिग्री 25 लाख, प्लस एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग 2 से 4 लाख के बीच, यानी लगभग 27 लाख बच्चे के पास पैसा है तो वो खर्च उठा पाएगा, वरना नहीं उठा पाएगा। उसी तरह इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है, तो उसका भी आप चेक कर लीजिए। मेडिकल की 4.5 साल की है, उसका चेक कर लीजिए। हमने सरकारी कॉलेजेस का चेक किया है, प्राइवेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ नाडार यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदल OP जिंदल यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकारी लॉ कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया चाहिए, मेडिकल की डिग्री करने के लिए लाखों रुपया चाहिए, मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए 30 लाख से 50 लाख रुपया चाहिए। तो हमारे SC ST के तो 99% ऐसे परिवार है जिनके परिवार की इनकम हर महीने की 5,000 रुपया महीना से लगा के 20,000 रुपये महीने के बीच है। तो वो परिवार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब वो इस भरोसे पे कि स्कॉलरशिप आएगा, बेचारे किसी तरह मेहनत करके पास होते हैं, कुछ कर्ज वर्ज लेके कोचिंग लेते हैं। अब उसका एडमिशन होता फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन के लिए कर्ज लेके 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख कर्ज लेके एडमिशन ले लेते हैं। सोचते हैं कि वजीफे का पैसा आएगा तो हम लोग उस पैसे को वापस चुका देंगे। वजीफे का पैसा आता नहीं। अगर आप सरकारी डाटा निकाल के चेक कर लीजिए, एक भी साल पिछले कई सालों से किसी बच्चे की स्कॉलरशिप कभी टाइम से नहीं आती। 2-2 साल तक हो रहे हैं। उनका सर्वर डाउन हो जाता है, NIC का सर्वर डाउन हो जाता है, पोर्टल डाउन हो जाता है, पोर्टल काम नहीं कर रहा। कई बार तो उसका डेट ही निकल जाता है, अप्लाई नहीं कर पाता ना। उनका सर्वर ठीक हो रहा है, ऊपर से डेट निकल गई। डेट बढ़ाने के लिए लिखते हैं तो डेट नहीं बढ़ाते। अब जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके फीस दी है, या तो उसको फेल कर दिया, डिमोरलाइज किया, कम नंबर दिए, और अगर उसने फिर भी इतना मेहनती बच्चा पास होकर आगे जा रहा है, अब अगले साल की फीस देनी है।
फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके फीस दी, स्कॉलरशिप आया नहीं, फर्स्ट ईयर का कर्जा चुका नहीं, सेकंड ईयर की फीस देनी है, बच्चे के पास फीस नहीं है। बच्चा डिमोरलाइज होता है, या तो सुसाइड करता है या कॉलेज छोड़ता है। अगर आप डाटा चेक करेंगे कितने बच्चों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया और कितने बच्चे कंप्लीट करके निकले, तो आपको जान के ताज्जुब होगा 80% बच्चे छोड़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, या कई बार कई साल उनकी डिग्री कंप्लीट करने में उनको लग जाता है। और दूसरी तरफ एक तरफ सरकार ने शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाए, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसी तरह स्टेट के अंदर बने स्टेट यूपी स्टेट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसी तरीके से आदिवासी के बने। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा ज्यादातर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थिति ऐसी है, उनके पास बजट नहीं है, स्टाफ को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। दिल्ली का ही ले लो आप, DSFDC दिल्ली SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 1 साल की तनख्वाह स्टाफ को कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट से मिली, फिर दोबारा 1 साल की ड्यू हो गई है, तनख्वाह नहीं मिल रही स्टाफ को। और जो बनाए इसलिए थे कि उनको एक कॉर्पस दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगा, और उस कॉर्पस फंड में से वो लोग दलितों को SC ST को सस्ते दर पे लोन देंगे और उस पैसे से वो लोग अपना व्यापार शुरू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई लोन नहीं दिया जा रहा। मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा, अलग अलग स्टेट का डाटा मांग लीजिए, दिल्ली सरकार का जाकर मांगिए क्यों बंद पड़ा डिपार्टमेंट। लगभग हर स्टेट का फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिखने को है, चेयरमैन है, डायरेक्टर्स हैं, लेकिन पैसा नहीं है। SC ST जिनके लिए बनाए उनको कोई सस्ते दर पे लोन ही नहीं दिया, लोन दिया ही नहीं जा रहा। स्टाफ की तनख्वाह मिल पा रही है, ना लोन दिया जा रहा है। एक तरीके से सफेद हाथी बना के खड़े कर दिए, दिखाने को काम कुछ नहीं है। तो ये इससे पता लगता है कि नियत नहीं है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। लेकिन जहां चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है, यानी कुछ इस तरह देखने में आ रहा है कि स्कीम्स आर बीइंग मेड बट इंटेंशनली डिनाइड। स्कीम बना दी, फंड दिया नहीं, अपना आप डिनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसमें लोन देने का थोड़ा बहुत पैसा है भी, तो उसमें शर्त ऐसी लगा रखी है कि केवल इतने इनकम लिमिट तक वालों को पैसा मिलेगा। अगर उसमें आपने लगाई 1.5 लाख दी, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप में आपने इस स्कीम में लिखा हुआ है, देखिए EWS में तो आपने 8 लाख इनकम लिमिट रखी हुई है, लेकिन SC ST वाले मुद्दों पे, OBC वाले मुद्दों पे, माइनॉरिटी वाले मुद्दों पे आपने इनकम क्राइटेरिया रखा है 2.5 लाख। 2.5 लाख के अंदर अंदर अगर आपके पेरेंट्स की सब मिला के पूरे परिवार की इनकम है तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो आप नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल दिल्ली का दूं अगर, तो दिल्ली में न्यूनतम जो मजदूरी है वो 20,000 रुपए महीना से ऊपर है। उसको पूरा जोड़ोगे तो वो आपके 2.5 लाख वाली लिमिट से बाहर हो जाता है, वो उसको ले ही नहीं सकता, यूज ही नहीं कर सकता। इसी तरह माइनॉरिटी का जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसका आप देखोगे तो उसमें अर्बन में अलग है, रूरल में अलग है। रूरल में 1.25 लाख है और अर्बन में 1.25 लाख है, रूरल में 85 लाख, वो 1000 सॉरी 1.25 लाख है और 85,000 रूरल में है। यानी इतने पैसे तक वालों को मिलेगा। अगर कोई मान लो उससे ऊपर कमा रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो जानबूझकर केंद्र की सरकार ने एक ऐसा स्कीम्स बनाई है, जिन स्कीम्स को डिनायल के लिए बनाया है, दिखाने को बना दिया, लेकिन उसका लाभ SC ST को ना मिले, ये एक सोची समझी साजिश है। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि ये चैरिटी नहीं है, ये राइट है, SC ST का अधिकार है। आप इसको चैरिटी मत बनाइए, और ताकि ये बजट सरेंडर ना करना पड़े, इसके लिए ये भी व्यवस्था कीजिए कि बकायदा इसके लिए लेजिस्लेशन होना चाहिए। होता क्या है, चूंकि मैं खुद इस विभाग का मंत्री रहा हूं, दिखने को आप SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, लेकिन फंड का काम जो करता है वो फाइनेंस और प्लानिंग करता है। यानी ये जो बजट एलोकेट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को होता है, और डिपार्टमेंट को तब होता है डिपार्टमेंट स्कीम बना के प्लानिंग और फाइनेंस को भेजें। एक तरफ नोडल डिपार्टमेंट दिखाने को SC डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन स्कीम SC डिपार्टमेंट को नहीं आती, ना फंड आता। स्कीम बना के अलग अलग डिपार्टमेंट भेजें, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, प्लानिंग डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट फिर उनको उसी की स्कीम पे पैसा देता है। और वो दुख की बात यह है कि वो डिपार्टमेंट जिनको फंड दिया जा रहा है वो स्कीम ही नहीं बनाते, ना स्कीम बनेगी ना बजट मिलेगा।
अगर एससी डिपार्टमेंट को फंड मिलता, फिर एससी डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट से टारगेटेड स्कीम मंगवाता, तो वहां मॉनिटरिंग रहती, ऐसी मंत्री खुद उस पर मॉनिटर करता। तो जानबूझ के सब कुछ उलझा के रखा हुआ है। और दुख की बात यह है कि एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे इतना कम बजट दिया, जिसपे मेरे साथी विक्रांत भूरिया जी, जो हमारे अनुसूचित जनजाति विभाग के नेशनल चेयरमैन है, वो उस पर अपनी बात रखेंगे। अब मैं उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू।